हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 65 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। तो चेक करिए, एसएससी जीडी के पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम केवल एक ही घंटे में समाप्त हो जाता है, तो इन्हीं एक घंटे में आप सभी को 20 क्वेश्चन जीके हल करने के लिए मिलते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं। 80 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है और एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिलता है। पूरे 160 नंबर का पेपर होता है। जब इसका रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कई स्टूडेंट तो 160 में से 160 नंबर ला देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएससी जीडी के पेपर में जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर के सवाल किस तरह के होते होंगे। तभी तो 160 में से 160 स्कोर कर लाते हैं। कईयों का तो 160 में से 162 तक आ जाता है, एक लोग का तो 170 नंबर तक आ गया था। तो किस तरह के सवाल होते होंगे, तो आज की इस क्लास में हूबहू वैसे ही प्रश्नों का पेपर इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 23 फरवरी के लिए। यदि आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आज का ये क्लास पूरा देख लीजिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर में जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ के सवाल किस तरह के पूछे जाते होंगे। तभी तो स्टूडेंट 160 में से 160 कर लाते हैं, प्लस इसमें 1/3 का माइनस मार्किंग भी रहता है। तो सोचिए कि किस तरह के सवाल होते होंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में सबसे पहले आप ट्राई करिएगा पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। चाहे आपसे सही हो चाहे आपसे गलत हो, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लगातार अपनी क्लासें दोपहर 12 बजे हो रही है। तो आज का ये तीसरा पेपर होने वाले मॉडल पेपर के रूप में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप जवाब देने का प्रयास करिएगा खुद से, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी लेवल की होने वाली है। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई थी? तो 153वीं जयंती मनाई गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में लगभग 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां पर एक वर्ष में लगभग 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो एक चेरापूंजी है, दूसरा मासिनराम है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए एक सवाल का राइट आंसर आप दीजिए। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक कृषि क्षेत्र से संबंधित है हरित क्रांति। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली शहर में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, दूसरे एडविन मॉन्टेग्यू थे। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो बताएंगे सवाल का राइट आंसर क्या होगा? वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। तो बताइए, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका कौन थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी? तो मदुरै,
सन्मुख वधु सुब्बू लक्ष्मी थी। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या यानी डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया था? तो साथियों कौन सा खेल था 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था? तो वो कबड्डी खेल था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही है? तो 2016 से क्रियान्वित की जा रही है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार अपनी क्लासें दोपहर 12 बजे चल रही हैं और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लगातार ये क्लास आएगी बहुत अच्छी लेवल का। हम आपका पूरे 160 नंबर में से 160 नंबर की तैयारी करवाने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे आपका जीके हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या आपका करंट अफेयर हो। सारा क्वेश्चनों का आइडिया हम डेली आपको क्लास में देते रहेंगे और बताते चलेंगे कि आपको किस तरह के सवाल पढ़ना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। इससे क्या होगा, क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचेगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन पढ़िए बताइए। तो भाई कद्दू के पौधे हैं, इसे भाई सहारे का उपयोग करके हम दीवारों पर चढ़ा सकते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। सूरजमुखी के जो पौधे होते हैं इसे तो चढ़ा नहीं सकते भाई, गुलाब के पौधों को भी नहीं, नींबू के पौधे को भी नहीं। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो भाई युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। संगीत अकादमी म्यूजिक एकेडमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? बताइए, जो लक्ष्मी विश्वनाथन थी वो किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके पेपर में, ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, आप सभी बताएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो राज्य के राज्यपाल के पास होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित रखती हैं? बताइए, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये बैडमिंटन खेल से रखती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। कपड़ा उद्योग में कपड़ों के सोयतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो साथियों कपड़ा उद्योग में कपड़ों के सोयतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो साथियों इनमें से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो अथर्ववेद है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? बताइए, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार बांग्लादेश का राज्य धर्म कौन सा है? तो इस्लाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो साथियों किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है?
तो भाई निजता का अधिकार है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है कलिंग महोत्सव, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तब उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था, 1956 में समाप्त हो गया था। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? तो कृषि विकास करना था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो भाई यदि आप पंचवर्षीय योजना से सभी सवाल को पढ़ लिया तो समझिए आपके पेपर में 6 नंबर दे सकता है आराम से। एक ही शिफ्ट में 3-3 सवाल पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? बताइएगा। तो समता है, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है? एक तमिलनाडु पर है, केरल पे है और तीसरा कर्नाटक पे है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो साथियों कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? बताइए। तो राहुल देव बर्मन थे, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों? तो साथियों ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? तो वो 5वीं योजना थी। सरकार में परिवर्तन के कारण इसलिए भाई इसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था 5वीं योजना को, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोवना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोवना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। रसोइये ने आज उपयुक्त विदेशज शब्द से वाक्य पूर्ण करिए। तो साथियों रसोइये ने आज उपयुक्त विदेशज शब्द से वाक्य पूरा करना है, बताइए। यानी भाई रसोइये ने आज सूप नहीं बनाया, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विदेशज शब्द से पूरा करना था, तो इसमें परफेक्ट ऑप्शन बी हो रहा है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो साथियों हिंदी में तो कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जिनसे कि आपके पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। कल एक क्लास हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन टॉपिक से क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयारी करना है। ओके, संपूर्ण रहने वाला है, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे। उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बूढ़ी काकी जूठी पतलों को खाने लगी। बताइए दोस्त मेरे, यानी यहाँ पे भाई क्या होने, यानी इसमें तो रेखांकित शब्द है ही नहीं, यानी बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों को खाने लगी, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? खाने आपका क्या है इसमें? खाने आपका एक आपका भाई रेखांकित पद है, तो बताइए खाने की जगह क्या होगा? तो बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों को चाटने लगी, तो खाने की जगह क्या होगा भाई? चाटने होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई अंग भंग हो।
तो साथियों जिसका कोई अंग भंग हो उसे क्या कहेंगे? इसके लिए सार्थक शब्द बताइए कौन सा बन रहा है? तो इसे अपाहिज कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, तो इसके लिए बताइए सार्थक शब्द क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर यानी अतिशयोक्ति कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना, इसके लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना, तो इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा बनेगा? कान का कच्चा होना बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। उन्नत का विलोम शब्द क्या बनेगा? उन्नत यानी विलोम शब्द औन्नत हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए सत्कार का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो तिरस्कार होगा भाई सत्कार का विलोम शब्द। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से दूराग्रह के लिए विलोम शब्द बताइए। दूराग्रह के लिए विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई आग्रह होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। रेखांकित शब्द के विलोम से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो भी उसी की इच्छा से होगी। तो भाई सृष्टि से आप सभी को इसका वाक्य पूर्ण करना है, यानी सृष्टि का विलोम शब्द क्या बनेगा बताएंगे आप लोग। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो प्रलय भी उसी की इच्छा से होगी, यानी सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? तो साथियों इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि सकर्मक क्रिया से अशुद्ध है? बताइए। राम बहुत रोता है, तो यही भाई सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है। राम बहुत रोता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो साथियों किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? पहले ये देखना है कि किन किन वाक्य में त्रुटि है ना। देखिए जैसे तुम्हारा गांव किसका है, इसमें तो भाई त्रुटि है। तुम्हारा गांव किसका है ये कोई सेंटेंस है। आपकी बातें बहुत मीठा है, ये भी भाई क्या है भाई, इसमें भी त्रुटि है। मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है, भाई मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं कि अच्छी नहीं, ये भी आपका इसमें भी त्रुटि है। तो मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये आपका भाई त्रुटि इसमें नहीं है इस वाक्य में। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए सी और डी में त्रुटि है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। यह वस्तु ग्राह्य है। उपरोक्त वाक्य में ग्राह्य शब्द का विलोम चयन कीजिए, यानी ग्राह्य का विलोम क्या होगा बताएंगे आप सभी। इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, सॉल्व करिए। यह वस्तु ग्राह्य है तो ग्राह्य शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो त्याज्य बनेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। तो बताइए इस वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द क्या होगा जिसकी उपमा नहीं दी जा सके? तो इसको क्या कहेंगे भाई? अनुपम। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। 6 महीनों का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 6 महीनों के समय को क्या बोलेंगे भाई हम लोग? तो छमाही कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प बताइए। मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे भाई? गिनती के अंक बोल देंगे। गिनती अंक मतलब ये आपका अंक क्या हुआ है भाई? ये रेखांकित है, तो अंक मतलब गिनती के अंक हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प है। तो इसमें रेखांकित आपका पद अंक है, तो अंक मतलब क्या होगा? जो आपका रिजल्ट आता है उसमें किसका अंक आता है भाई? नंबर का, यानी गिनती का अंक आता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44।
निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, तो इनमें से कौन सा विशेषण युक्त जो है पद नहीं है? उतार चढ़ाव एक विशेषण युक्त पद नहीं है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? जनार्दन बनेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46, खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? तो प्रसन्न होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, तो बताइए किस पद पर त्रुटि है भाई? मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, यानी इसमें तो भाई टोलियां आपका क्या है? त्रुटि है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को रास्ते से गुजरना पड़ता है, यानी जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये आपका सार्थक निरर्थक शब्द बनेगा भाई, टेढ़े मेढ़े। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को, तोता उड़कर पेड़ की निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करें। तोता उड़कर पेड़ की किस पर आ गया भाई? तो फुनगी पर बैठ गया, यानी तोता उड़कर पेड़ की फुनगी पर बैठ गया। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 को, कौन सा तत्सम शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? आप पहले किसका मेल करें फिर आगे बढ़िए। आप पहले किसका मेल करें फिर आगे बढ़िए, बताइए। यानी आप पहले कुंडली का मेल करिए उसके बाद आगे बढ़िए। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 51। तो साथियों यहाँ से हम लोग रीजनिंग के बेस्ट लेवल के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा कि आप सभी इस बार पेपर में पूरे 20 में से 20 सही हो सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 208, 190, 163, 127, 82 क्वेश्चन मार्क। नंबरों का श्रृंखला दिया भाई, घट रहे हैं, यानी इसमें कुछ माइनस किया होगा तभी घटे हैं। 208, 190, 163, 127 और 82 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? 208 से हमें 190 जाना है, तो हम 208 में कितना माइनस कर दे तो 190 बन जाएगा। तो भाई हम -18 कर सकते हैं 208 में से, तो हमारा 190 बन जाएगा। 190 से आप सभी को 163 जाना है, तो इसमें -27 हुआ है। 163 से 127 आपको जाना है, यानी 163 में भाई -36 हुआ है। 127 से आपको 82 जाना है। 82, 18, 127, 145, यानी इसमें -15 हुआ है। 127 में से -45 करिए, 82 हो जाएगा। देखिए 18, 27, 36, 42, 9 दूना 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36, 9 पच्चे 45, यानी 9 छन 54 होगा। यानी 82 में भाई हमें -54 करना है। 82 में से -54 करिए, कितना आंसर आएगा? समथिंग आपका 12 में से 4 घटा 8, 7 में से 5 घटा 2, यानी 28 आएगा भाई। यानी इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, हमारा 28 आंसर बनेगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक विशेष कूट भाषा में GAMB को 5139 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और BALM को 9521 के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई कूट भाषा में L के लिए कूट क्या होगा? तो साथियों आप सभी से L का कोड पूछा, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भाई। जैम्ब दिया है GAMB, इसमें 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया है। 5139, उसके बाद BALM, इसके लिए भी 4 अलग नंबर कोड किया है। 9521 पूछा किसका? एल का। जब सिंगल पूछता तो हम कॉमन चेक करते हैं। एल को यदि हम चेक करते हैं तो जैम्ब में तो है ही नहीं, केवल BALM इसमें है। इसका मतलब कि इसमें कॉमन वाला मेथड इस्तेमाल नहीं होगा। जब कॉमन वाला मेथड इस्तेमाल नहीं होता है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? एलिमिनेशन का। और भी एलिमिनेशन किसको करते हैं? जो इनका कोड होगा 3 नंबर आपका कॉमन मिलेगा, उसको हम हटा देंगे। देखिए कैसे हटाएंगे? 5 देखिए GAMB में है,
बी ए एल एम में 5 है तो इसको हम हटा देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए जैम में 1 है, बाम में भी 1 है तो इसको भी हटा देंगे। 9 जैम में है और बाम में भी 9 है तो इसको भी हटा देंगे। अब बच रहा है केवल एक एक नंबर, एक जैम में 3 बच रहा है और बाम में 2 बच रहा है। अब हमारा आंसर कौन सा होगा भाई? 2 होगा, क्योंकि यल जिसमें होगा वही उसी में हमारा आंसर होगा। तो यल किस में है? तो बाम में है, बी ए एल एम में। तो 2 इसमें बचा तो 2 हमारा कोड हो जाएगा एल का। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस तरह के आपको सवाल को हल करना है। जब ऐसे आगे यदि कॉमन मिलता ना भाई, यदि एल एल दोनों में कॉमन रहता तो इसमें कोई ना कोई कॉमन केवल एक ही रहता, वो आपका आंसर हो जाता। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। एक कोड भाषा में x@c का अर्थ है कि x जो है वो c की पुत्री है। उसका देखिए $C का अर्थ है कि x जो है वो c का पति है। x इक्वल c का अर्थ है कि x जो है वो c की माता है, और x*c का अर्थ है कि x जो है वो c का पति है। उपरोक्त के आधार पर यदि n@e $j@s है तो j जो n से कैसे संबंधित है? यानी भाई j जो है ना वो n से कैसे संबंधित है बताइए आप लोग। यदि इस तरह का सवाल आ गया तो आपको बस ये रिलेशन चेक करना है, सिंपल सा। ये आप सभी को रिलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से सॉल्व करना है। तो कैसे आप इसे टैकल करेंगे? देखिए n e है, बीच में आपका @ है, तो @ का मतलब प्रश्न में देखना क्या दिया है। पहला लाइन देखिए, x जो है ना वो @c का अर्थ है कि x जो है वो c की पुत्री, यानी यहाँ पे e की पुत्री कौन हो जाएगा भाई? n हो जाएगा। e की पुत्री कौन है भाई? n है। उसके बाद देखिए $j है, यानी साइन आपको लिखना नहीं, केवल चेक करना है। डॉलर का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया है। दूसरा का कोड देखिए, $C का अर्थ है कि x जो है ना वो c का पति, यानी j का पति कौन है भाई? j का पति e है, ठीक है। उसके बाद देखिए j@s, फिर से यहाँ पे देखिए @ दिया है भाई, तो @ का मतलब कि x जो c की पुत्री, यानी यस की पुत्री कौन है भाई? यस की पुत्री j है, ठीक है। अब देखिए बच रहा यस कौन होगा, तो इसको अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं हो गया, मेरी पुत्री j है और मेरी पुत्री के पति e है और मेरी पुत्री के पति की पुत्री n है। यानी सवाल तो सीधा पूछा ना, j जो है n से कैसे संबंधित होगा बताइए। j और n से कैसे रिलेशन में होगा भाई? मैं होगा यस, मेरी पुत्री j है और मेरी पुत्री के पति e है, यानी भाई e और j आपस में पति पत्नी है और इनकी बेटी n है। सिंपल सवाल पूछा है कि j जो है n से कैसे संबंधित होगी, तो माता से रिलेशन होगा भाई, क्योंकि e और j आपस में क्या है भाई? पति पत्नी है, तो इनकी पुत्री n है। तो जैसे मैं, ये मेरी पुत्री है, j मेरी पुत्री है, पुत्री यानी लड़की है, यानी n से j से क्या रिलेशन होगा भाई? माता से रिलेशन होगा, ठीक है। आप सभी को समझ में आया? तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह का सवाल आपको ऐसे ही हल करना है, आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उससे संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन समान होंगे लेकिन एक ऑप्शन अलग है, तो उसी ऑप्शन को बताना है। देखिए पहला ऑप्शन, इस तरह का सवाल आपको इन्हीं प्रश्न में हर एक ऑप्शन में कोड कर लेना है। यफ एच जे का पहले करिए, यफ होता है 6, एच होता है 8, जे होता है 10, ठीक। 6 से 8 तो इसमें +2, 8 से 10 +2 इसमें हुआ है। ऑप्शन बी का कोड किया जाए, यस होता है 19, यू होता है 21, भी होता है 22। देखिए 19 से 21 इसमें +2 हुआ है, लेकिन 21 से 22 इसमें केवल +1 का कोड किया है। अब ऑप्शन सी का कोड किया जाए, एच होता है 8, जे होता है 10, एल होता है 12, 8 से 10 +2, 10 से 12 +2। देखिए 2 कॉमन मिल चुका है, पहला ऑप्शन कॉमन मिल गया ऑप्शन सी, यानी हमारा बी ऑप्शन अलग हो जाएगा भाई, हमारा बी ऑप्शन अलग हो जाएगा क्योंकि यही अलग है, +2 +1 का कोड लगा है। तो इस सवाल का भाई यस यू भी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको भी चेक कर लीजिए भाई, डी ऑप्शन को, एन होता है 14, पी होता है 16, आर होता है 18। देखिए 14 16 +2, 16 18 +2। सभी को समझ में आया? ऑप्शन यहाँ से भी कैसा लग हुआ था, पहले तो +2 किया था लेकिन लास्ट में यू से भी केवल +1 का कोड किया है। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर बनेगा। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को।
यदि शब्द ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? बताइए। इस सवाल का राइट आंसर आप बताएंगे भाई, क्या बनेगा? जैसे ग्रेसफुल है GRACEFUL, तो आपको इन्हीं अक्षरों का इस्तेमाल करके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी जैसे ABCDEFG ऐसे, यानी ग्रेसफुल में सबसे पहले ए रहेगा क्योंकि ए है भाई, बी नहीं है, सी है लेकिन सी यहाँ पे आ जाएगा, डी नहीं है तो ई यहाँ है भाई आ जाएगा, ई एफ है, जी बी है भाई, एच है नहीं, एच जे के नहीं है, एल है देखिए LMNOP आर है भाई, देखिए आर, उसका लास्ट में ग्रेसफुल यू है। देखिए कोई अक्षर अपने स्थिति को अपरिवर्तित कर रहे हैं भाई, वही सेम पोजीशन पे है। कोई जी से ए हो गया, आर से सी हो गया, ए से ई हो गया, सी से एफ हो गया, ई से जी हो गया, एफ से एल हो गया, यू से आर हो गया, एल से यू हो गया, यानी कोई भी नहीं। यानी सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो किसी अक्षर का नहीं। तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर हो रहे हैं। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। SBCF का RADG से एक निश्चित तरीके से संबंध है, उसी प्रकार NVMO का MU NP से संबंध है। तो उसी तरह का अनुसरण करते हुए GU AX का संबंध निम्नलिखित में किससे है? सॉल्व करिए। सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा भाई? अच्छी तरीके से आप सभी सॉल्व करेंगे, हल करिए, क्या बनेगा राइट आंसर? तो चलिए हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं भाई बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे दिया है आपका सबसे पहले SBCF, इसका कोड RADG। तो कोड करिए हर एक अक्षर का। यस होता है 19, आर होता 18, बी होता 2, ए होता 1, सी होता 3, डी होता 4, एफ होता 6, जी होता 7। 19 से 18 -1, 2 से 1 इसमें भी -1, 3 से 4 +1 हो गया, 6 से 7 +1, यानी स्टार्टिंग के 2 अक्षर में -1 हुआ है, लास्ट के 2 अक्षर में +1 हुआ है। आप सभी को समझ में आया? तो यही कोड हमें GU AX में लगाना है। स्टार्टिंग के 2 अक्षर में -1, लास्ट के 2 अक्षर में +1। देखिए GU AX, तो -1 इसमें, -1 इसमें, +1 इसमें, +1 इसमें। एक बात क्या आता है? बी आता है। एक्स के बाद क्या होता है भाई? वाई आता है। बी वाई देखिए किस ऑप्शन में लास्ट में है, तो इसी ऑप्शन में। ऐसे भाई सॉल्व होता है तभी तो आपका 1 घंटे में 80 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जी के पहले कौन आता है? एफ आता है। यू के पहले कौन आता है? टी आता है। सिंपल सा -1 करेंगे तो यही आएगा ना, FTBY। तो इस सॉल्व का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 57 को। 7 व्यक्ति है LMNOPQ और R उत्तर के सम्मुख एक सीधी रेखा में बैठे। पहले आप दिशा समझिए। ईस्ट हो गया, पूरब हो गया, वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया, नॉर्थ उत्तर हो गया, साउथ आपका दक्षिण हो गया। हम आपसे कहें कि आपको उत्तर देखना है तो आप ए हैं तो आप किधर देखेंगे? ऊपर की तरफ देखेंगे भाई, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है तो ऊपर की तरफ देखेंगे। यानी एक सीधी पंक्ति है, 7 व्यक्ति, इनमें हमें 7 व्यक्ति को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। ध्यान रखिए भाई, हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हमें ऐसा लगेगा कि इसके बाद कोई अक्षर नहीं बैठेगा। ठीक है, देखिए कहां से शुरुआत किया जाए। यम जो है ना वो पी ठीक बाएं ओर पड़ोस बाएं ओर बैठा है। यम जो है वो पी के ठीक बाएं ओर बाएं ओर बैठा है। ठीक है, देखिए फिर उसको देखिए ओ जो है वो क्यू के ठीक बाएं ओर बैठा है। आर जो है पी के ठीक दाएं ओर और एल के ठीक बाएं ओर। तो कहां से स्टार्ट किया जाए भाई? तो ऐसा किया जाए कि स्टार्टिंग से ही सॉल्व किया जाए अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए भाई देखिए, यम जो है ना वो यम जो पी के ठीक बाएं ओर बैठा है। यानी पी के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? यम बैठा है। यानी पी को यहां बैठा देते हैं तो जस्ट इसके लेफ्ट साइड में यम को यहां बैठा दिया जाए भाई। ठीक है, एक लाइन कंप्लीट हो गया। उसका देखिए ओ जो है वो क्यू के ठीक बाएं ओर बैठा है। ओ जो है ना वो क्यू के ठीक बाएं ओर बैठा है। तो भाई लास्ट में यहां स्टार्ट करिए, क्यू के ठीक बाएं ओर ओ बैठा है तो ओ को यहां बैठा दिया जाए भाई। राइट साइड इधर होगा भाई, लेफ्ट साइड इधर होगा, यानी दायां साइड इधर होगा और बायां साइड इधर होगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको हम बैठाएंगे उसी का दायां बायां हमें केवल चेक करना है। ठीक, अब देखिए क्यू के
ठीक बाएं ओ बैठ गया। उसका देखिए आर जो है ना वो पी के ठीक दाएं ओर, आर जो है ना वो पी के ठीक दाएं ओर और यल के ठीक बाएं ओर बैठा है। आर जो है ना वो पी के ठीक दायां, यानी भाई पी के ठीक दायां आर बैठा है, तो पी ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो इसके जस्ट राइट साइड में आर को बैठा देते हैं और एल के ठीक बाएं यानी एल को यहाँ बैठा देते हैं भाई, सिंपल सा। अब एक पंक्ति अभी खाली है तो यहाँ पे कौन नहीं बैठा इसको बैठा दीजिए भाई, यन नहीं बैठा तो यन को यहाँ बैठा दीजिए, सिंपल हो गया पूरा सवाल। अब देख लीजिए अगला लाइन भी पढ़ लीजिए, यन जो है ना वो यल के ठीक दाएं ओर, यल के ठीक दाएं ओर यन बैठा है, यानी यल के जस्ट राइट साइड में यन बैठा है और ओ के ठीक बाएं ओर। देखिए अपने आप सेम पोजीशन पे आ गए भाई, आपको करने की आवश्यकता हुआ ही नहीं। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, यन के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यन के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे बाएं पहले पे तो एल बैठा है भाई, दूसरे के पे आर बैठा है, तो दूसरे का पूछा, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि भाई यन के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर तो भाई आर ही बैठा है, आर ही बैठा है ना भाई, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका आर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? तो इसी तरह आप सभी को सवाल हल करना और एक सवाल आपके पेपर में पक्का श्योर आएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या बनेगा। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 4, 6, 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क। हल करिए भाई, देखिए 4, 6, 10, 18, 34 नंबरों का श्रृंखला बढ़ा, यानी कुछ ऐड किया होगा, 4 से 6 प्लस 2, 6 से 10 प्लस 4, 10 से 18 प्लस 8, 18 से 34 प्लस 16, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, यानी 16 का दुगुना क्या होगा भाई 32 हो जाएगा। 32 और 64 को 32 और 34 को जोड़िए कितना आएगा भाई 66 आएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की हमारा 66 आंसर आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन दे रखा है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक विशेष कूट भाषा में BSGN को 5, 22, 10, 17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और TAUE को 23, 4, 24, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में PJDQ को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो साथी देखिए BSGN लिखा है, तो सबसे पहले इन अक्षरों का हम कोड कर लेते हैं। B होता है 2, यस होता 19, G होता 7, N होता 14। ठीक, अब आप सभी को इन्हीं नंबर से भाई क्या बनाना है, 5 बनाना है, 22 बनाना है, 10 बनाना है और 17 बनाना है। 2 से आप 5 कैसे बना सकते हैं, +3 करके। 19 से 22 कैसे बना सकते हैं, +3 करके। 7 से 10 कैसे बना सकते हैं, +3 करके। 14, 17 कैसे, +3 करके। यानी भाई इनका कोड किया, यानी जो अक्षर आपका दिया इनका कोड करने के बाद इसमें +3 किया भाई, तभी तो आया है। देखिए पहले BSGN का हमने कोड किया और सभी में +3 कर दिया तो हमारा आंसर मिल गया, सिंपल सा। उसी प्रकार जो पूछा उसको भी इसी में लगा लेते हैं। देखिए यदि आपने एक लॉजिक चेक कर लिया तो आपको दूसरा लॉजिक चेक नहीं करना है, समय आपका यहाँ पे बचत होगा। देखिए PJDQ सबसे पहले इन अक्षर का कोड करिए। P होता 16, J होता है 10, D होता 4, Q होता 17, सभी में +3 कर दीजिए। 16 में 3 जोड़िए तो 19 बन जाएगा, 10 में 3 जोड़िए 13 बन जाएगा, 4 में 3 जोड़िए 7 बन जाएगा, 17 में 3 जोड़िए 20 बन जाएगा। यानी PJDQ का कोड 19, 13, 7, 20। कौन सा ऑप्शन है भाई, 19, 13, 7, 20 डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित समीकरण में यदि भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण दिया है, भाग और गुणा को बदल देना है, प्लस माइनस को बदल देना है इस समीकरण में। उसके बाद आपको इस समीकरण को हल करना है बॉडमस नियम अप्लाई करके। देखिए 50 माइनस है तो प्लस में बदल दिया जाए, 9 भाग है तो गुणा में बदल दिया जाए, 1 प्लस है तो माइनस में, 63 भाग गुणा है तो भाग में। ठीक, समीकरण तैयार है। देखिए 50 प्लस 9 का गुणा 1 में करेंगे तो भाई 9 ही आएगा, माइनस 7 का भाग 63 में देंगे तो 9 आएगा। ठीक, तो दोस्त मेरे सिंपल सवाल हो गया भाई, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये आपका 50 आंसर आ गया।
+9 है -9 है तो कैंसिल हो जाएगा मैं, 0 हो जाएगा ना, तो कौन केवल बच रहा है, +50 बच रहा है। यानी इस सवाल का राइट आंसर 50, जो कि ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। 16 और 48 का तृतीयानुपाती क्या होगा? तो भाई ए आपका 16 दे रखा है, बी आपका 48 दिया है, सी आप सभी से पूछ दिया कैसे तृतीयानुपाती निकालते हैं। सी बराबर बी स्क्वायर ए हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान में ए हो जाएगा, सी बराबर बी स्क्वायर यानी 48, 48 गुणे 48, ये आपका केवल एक बार 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होगा, 3 8 24 के 4 2, 3 चौक 12, 2 14 यानी 144। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, यदि ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, सी पूछ दे यानी तृतीयानुपाती पूछ दे, तो तुरंत आप सी बराबर बी स्क्वायर अपन में ए लगा दीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी को हमने 2 बार लिखा क्योंकि स्क्वायर 48 गुणा 48 अपन में ए यानी 16, काट पीट गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए। कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। देखिए कथन यदि आपने बना लिया तो आपका निष्कर्ष अपने आप निकल आएगा। देखिए सभी तार केबल हैं, सभी तार क्या है, केबल हैं। तार को टी से लिख रहे हैं, केबल को के से लिख रहे हैं। ठीक, दूसरा का लाइन पढ़िए, सभी तार रस्सियां हैं, यानी जो सभी तार है ना, ये जो सभी तार हैं क्या है भाई, रस्सियां हैं। रस्सियां को आर से लिख रहे हैं। कुछ रस्सियां स्टील है, यानी जो कुछ रस्सियां ये हैं, ये जो कुछ रस्सियां वो क्या स्टील है, तो यस से लिख रहे हैं भाई स्टील को। अब देखिए निष्कर्ष इसका क्या निकल रहा है, पढ़ लीजिए भाई। क्या कुछ स्टील तार हैं, क्या कुछ स्टील तार है भाई, बहुत दूर दूर का अंतर है। यानी पहला तो निष्कर्ष भाई मैच नहीं कर रहा है ना भाई, क्योंकि देखिए पहला निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ स्टील तार हैं, स्टील तो यहाँ पे आपका है भाई, तार यहाँ पे है, तो दूर दूर का रिलेशन लग रहा है कि नहीं, इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। यानी पहला निष्कर्ष बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा का निष्कर्ष, कुछ रस्सियां केबल है, यानी कुछ रस्सियां, ये जो कुछ रस्सियां केबल है, देखिए भाई ना ये बीच में आ रही कि नहीं, कुछ रस्सियां केबल, यानी इसमें तो केवल दूसरा का निष्कर्ष बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, तो इस सवाल का दूसरा का नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आप सभी को ऐसे सवालों को हल करना है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। यदि शब्द जोस्ट लेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, हल करिए भाई। जोस्ट लेड है ना, JOSTLED, जोस्ट लेड है, तो इन्हीं अक्षरों का इस्तेमाल करके हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, ABC नहीं है, D आ जाएगा पहले, D के बाद E आ जाएगा, EFGHI, J आ जाएगा भाई, JK नहीं, L है लेकिन LMNO है, PQRST। तो बताइए देखिए कितने अक्षर भाई स्थिति अपरिवर्तित है, सेम पोजीशन पे बताएंगे आप लोग। J से D आ गया, O से E आ गया, S से J, T से L, L से O, E से S, D से T, यानी कोई अपने अक्षरों को अपरिवर्तित नहीं किया, यानी 0 हो जाएगा। किसी एक भी अक्षर का भाई सेम पोजीशन नहीं बना तो 0 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक विशेष कूट भाषा में टेडी को 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और SUCBVO को 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में YXJIAJL को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो साथी मेरे टेडी लिखा है, टेडी का कोड कितना दिया 11। यदि हम इसका कोड करते हैं तो बहुत लंबा चलाएगा, T20 E5 D4 I9। ठीक, 20 5 25 25 4 29 29 9 38। ठीक, अब 38 आपको 11 बनाना है, तो दूसरा का मेथड भाई बहुत लंबा हो रहा है, तो दूसरा का मेथड क्या इस्तेमाल करेंगे, इन अक्षरों को काउंट करिए, इसमें 4 अक्षर है तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा भाई। उसी प्रकार देखिए 4 अक्षर को हमने गिना, इसमें +7 को जोड़ा तब 11 बना। उसका देखिए SUCBVO, इसका कोड 13, इसमें कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 जोड़ दिए 13 बन जाएगा।
यानी इसमें केवल अक्षर को काउंट कर रहा है प्लस 7 कर दे रहा है, तो आंसर बन जा रहा है। तो अब देखिए जो पूछा है वाई एक्स जे आई, वाई एक्स जे आई ए जेड एल, तो इसमें टोटल अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 7 जोड़ दीजिए तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन भी दिया होगा, देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो बताइए इन्वायरमेंट का क्या होगा भाई? ENVIRONMENT, तो बताइए इसका कोड कितना होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। तो होमवर्क रहेगा भाई, सॉल्व करेक्ट आंसर सभी को बताना है। तो चलिए दोस्त, आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक विशेष कूट भाषा में इस तरह का सॉल्व एक हमने कराया है, तो इस सॉल्व को भी आप प्रैक्टिस के रूप में लीजिए। इस सॉल्व का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बताइए दोस्त, चलिए भाई इसको एक समझा देते हैं, कल से होमवर्क देते रहेंगे, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है ना बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है ना बी का पिता है, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो है ना बी का भाई है, और ए भाग बी का अर्थ है कि ए जो है बी की माता है। अब देखिए इस समीकरण को चेक करिए, ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए का डी से क्या संबंध है, ये सॉल्व पूछ दिया। देखिए ए भाग बी दिया है, भाग का मतलब क्या दिया प्रश्न में? ए भाग बी का अर्थ है ए जो है ना बी की माता, यानी बी की माता कौन हो जाएगी? ए हो जाएगा, ठीक। बी की माता ए है, प्लस सी है, ठीक। प्लस का मतलब क्या दिया भाई? ए प्लस बी का अर्थ ए जो है ना बी की बहन है, यानी सी की बहन कौन है भाई? सी की बहन बी है। उसको देखिए गुणा डी है, गुणा का मतलब क्या दिया प्रश्न में? गुणा का मतलब है कि ए जो है ना बी का भाई, यानी डी का भाई यहाँ पे सी हो जाएगा, डी का भाई सी है। उसके बाद लास्ट में देखिए माइनस ई है, तो माइनस क्या दर्शा रहा है प्रश्न में? माइनस का अर्थ है कि ए जो है ना बी का पिता है, यानी ई का पिता कौन है भाई? ई का पिता डी है। अब लास्ट को अपने आप को मान लीजिए मैं, ये मेरा पिताजी, मेरे पिताजी की बहन, बहन की माता, यानी एक सेकेंड भाई, मैं मेरे पिताजी के भाई हैं भाई, ये भाई की बहन है, बहन के माता ये हैं। तो बताइए क्या रिलेशन होगा? ए का डी से रिलेशन बताना आप सभी को। सॉल्व करिए भाई। देखिए मैं मेरे पिताजी, ठीक है, मैं मेरे पिताजी के भाई सी हैं, यानी ये दोनों सी और डी आपस में क्या है भाई? भाई भाई हैं। और इनकी बहन बी है, डी और सी आपस में भाई भाई है, और इनकी बहन बी है, इनकी बहन बी है और इनकी बहन बी, यानी ये आपस में क्या भाई बहन है। और बी की माता है, यानी क्या होगा भाई? ए से डी का रिलेशन क्या होगा? माता हो जाएगा भाई, क्योंकि बी सी डी आपस में क्या है भाई? भाई बहन है। तो इनकी माता ए, यानी बी की माता ए जो होंगी वह सी और डी की तो माता होंगी भाई, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था भाई। तो साथियों ये फाइनली आपका टोटल 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए दोस्त मेरे आप सभी का टोटल लगभग कितना स्कोर बना आज के सेशन से? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। बताइए लगभग आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप सभी को किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। डाउट तो आपको लेकर चलना ही नहीं है, डेली क्लास में हम क्वेश्चन आप दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छी तरीके से करवा रहे हैं। आप सभी को हर एक क्वेश्चन को तैयार करना समय बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से आप सभी को हर एक प्रकार का क्वेश्चन तैयार करना है। सारे क्वेश्चन की तैयारी हम करवाने वाले हैं, चाहे जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ हो या चाहे आपका करंट अफेयर हो। डेली आपको दोपहर 12 बजे क्लास करनी है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। वैसे भी आप अलग एग्जामों के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस टाइम हम यूपी पुलिस के लिए क्लास दे रहे हैं, एसएससी एमटीएस के लिए क्लास दे रहे हैं, सबका सिलेबस सेम है, बस आपको डेली क्लास करनी है। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।